नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 जिस ट्रेंड के मैथ के प्रश्न पूछे गए, जिस टॉपिक से पूछे गए, मैक्सिमम टॉपिक को मैंने इनमें इंक्लूड कर लिया हूँ। जैसे कि द्विघात समीकरण, इनसे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक प्रश्न देख पा रहे होंगे कि द्विघात समीकरण में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे न्यूनतम मान निकालना, मूल निकालना, मूलों का योग निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना, या फिर दो मूल दे दिया है तो फिर समीकरण निकालना, या फिर समीकरण दे दिया है तो मूल निकालना। इन सभी की चर्चा, यानी एक प्रश्न आपके सामने आएगा, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है सभी का सफाया। ठीक है, इसका नाम ही है बेड़ा पार वीडियो। जिन बच्चे को लगता है कि मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए ये क्रैश कोर्स का काम करेगा अगर आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो। और मैं ये वीडियो नहीं बनाता, आप लोगों की फरमाइश पे बना रहा हूँ, क्योंकि जो मुझसे जुड़े हैं उनका जो है कल्याण होना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को मैं शामिल करूँगा? द्विघात समीकरण है, त्रिभुज के गुण है, बेलन है, शंकु है, गोला है, इसके बाद और भी हैं, अर्धगोला है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, तथा मिसलिनियस प्रकार के सवाल हैं। यहाँ पे हम एक एक या दो दो सवाल देखेंगे, वहीं पर जो भी आपको ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसकी भी चर्च कर लेंगे, और जो भी प्रश्न बन सकते हैं इसके एक्स्ट्रा वो भी यही जगह पे बात कर लेंगे, विथ सूत्र के साथ रिवीजन करेंगे। कल हमने इससे पहले आपको घन और घनाभ पे आधारित एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया था, तो आई होप आपने देखा होगा, क्योंकि घन और घनाभ से भी काफ़ी सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक प्रश्न हमारा पहला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल अगर 3 है तो दूसरा मूल पूछा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि मूलों का योग क्या होता है। पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे ये सभी के बारे में। मूलों का योग क्या होता है आप बताइए? मूलों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए हम अगर कर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस 9, और एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या है? कुछ नहीं है, तो एक है बी बाई ए। तो माइनस माइनस प्लस के 9 हो गए। एक मूल आपका अल्फ़ा का वैल्यू 3 है तो दूसरा बीटा 6 होगा, तभी दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे 6 है। फिलहाल ये क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने। अब इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में देख लेते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए पहले मैं इससे समीकरण क्रिएट कर लूँ पूरा, तो अभी आपका क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 ये दिया गया है, और एक मूल हमारा 3 है और दूसरा मूल अभी अभी हमने 6 निकाला था। तो मूलों का योग तो हो गया, मूलों का गुणनफल क्या होता है यहाँ पे पूछा गया है। कहाँ गया? यहाँ पे। तो ये क्या होता है? c बाई ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है? c बाई ए होता है। तो c बाई ए का मतलब k बाई 1 है, और k बाई 1 कितना होना चाहिए? छत्रिक 18 होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक मूल 3 है और दूसरा मूल 6 निकल के आया था। तो k का वैल्यू कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो इस k के जगह पे मैं 18 को रख दूँ तो कोई बुरे बात नहीं होगी, अगर एक मूल 3 है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम। मेरा समीकरण यहाँ पे निकल के आया है नया वाला, कि एक्स स्क्वायर है माइनस 9x है प्लस 18 बराबर 0। ये हमारा समीकरण, मैंने के को हटा के के जगह पे वैल्यू ले आया मूलों के गुणनफल से, और मूलों का योग से मैंने एक मूल से दूसरा मूल निकाल लिया था 6। ठीक है, अब मूलों का योग गुणनफल ये दोनों तो मैं यहाँ से काट दूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। अब है हमारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना। तो मूल आप दो तरीके से, न्यूनतम मान की चर्चा हम लास्ट में करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारा तरीका है कि भाई गुणनखंड अगर दिख रहा है तो आप कर दीजिए। जैसे ये मुझे गुणनखंड के फॉर्म में दिख रहे हैं कि भाई 6 और 3 को अगर मैं तोड़ूं तो हमारा हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। माइनस 6x और माइनस 3x इन दोनों को जोड़ने पे माइनस 9x भी हो जा रहा है। इसके बाद 6 और 3 को गुना करने पे 18 भी हो जा रहा है। मतलब हमारा समीकरण जो टूटा है एकदम सही टूटा है। और इसको सॉल्व करने के बाद 3 और 6 ही आएंगे, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मैंने मूल से समीकरण बनाया फिर समीकरण से मूल निकाल रहा हूँ। तो आपको आगे चलना सिखाऊंगा, पीछे चलना सिखाऊंगा, और आपको ग्रुप डी में पास करवा के छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा -6, फिर -3 कॉमन लेंगे तो x -6। अब दो मान आ गया, x -3 बराबर 0 तो x का वैल्यू 1 3 आ गया, x -6 बराबर 0 तो x का वैल्यू 1 6 आ गया।
तो ये समीकरण हो गया। यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा, एक समीकरण दिया गया था जिसमें जो कांस्टेंट टर्म है ये मुझे पता नहीं था, तो एक मूल के सहारे मैंने दूसरा मूल 6 निकाला, मूलों का योग माइनस बी बाई ए के सूत्र से माइनस बी बाई ए किया तो हमारा 9 आ गया था, एक 3 है तो दूसरा 6 आ गया था। अब मैं मूलों के गुणनफल के सूत्र से के को रिमूव करके वहाँ पे अंक डाला, मूलों के गुणनफल छतरी का 18 होना चाहिए, तो सी बाई ए का वैल्यू छतरी का 18 होना चाहिए, तो के जगह पे 18/1 होना चाहिए, तो 18 आ गया हमारा के। अब ये हमारा समीकरण बन गया था एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 18। इसको मैंने गुणनखंड विधि से फिर से सॉल्व किया तो फिर से 3 और 6 आ गए। आई होप आपको 3 चीज क्लियर हुआ होगा, मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, या फिर एक मूल दिया है तो दूसरा मूल कैसे निकाले जाते हैं, कोई कांस्टेंट के जगह पे कोई वेरिएबल दे दिया है तो उस वेरिएबल का मान कैसे निकाला जाता है, और फिर गुणनखंड को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं दूसरी विधि। मान लीजिए कि इसमें मुझे ये इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता और यही समीकरण देख के बोलता कि भाई मूल निकालिए मूल, तो इसमें मैं मूल कैसे निकालता। अब तो के जगह पे कोई अंक नहीं है ना जिसे मैं गुना करके देखूंगा और तोड़ूंगा, तो मैं इसे कैसे निकालूंगा, तो इसे मैं निकालूंगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। ठीक है, अब b तो आप पहचानते हैं कि b किसको बोलता है, पहले मैं पहचानवा दूं, ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का जो गुणज होता है उसे a कहते हैं, x का जो गुणज होता है उसे b कहते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसे c कहते हैं। जैसे यहाँ पे c के जगह पे क्या है, k है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको पहचानने के ये बात। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो गुणनखंड विधि से नहीं निकलेंगे आपके मूल, तो उसको इस विधि से निकालना पड़ेगा। तो इस विधि से ये क्या है, तो b तो आप पहचान रहे हैं कि b क्या है, तो इस समीकरण में b है -9। ठीक है, इसके बाद प्लस माइनस इसलिए मैंने 2 बार रखा है कि एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में मूल आएगा, 2 मूल चाहिए ना आपको, तो 2 मूल आएगा। ठीक है, अब d क्या है, तो d का वैल्यू पहले आपको जानना पड़ेगा, तो d बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये भी आपको जानना पड़ेगा, अगर गुणनखंड से नहीं बनता है तो यही एक विधि है। ठीक है, तो इससे चलना पड़ेगा और इसमें निकाल के एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। यहाँ पे b का मान रख देना है, माइनस पीछे जरूर रखना है, मान लीजिए प्लस में तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन b अगर जैसे यहाँ -9 है तो ये +9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए -b सूत्र से है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान आपने समझ लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ए और सी और बी सब जान ही लिए, अब बट्टा 2 गुने नीचे ए का गुणज है ना, तो ये आपसे 2 मूल निकलेगा जो गुणनखंड के अलावा दूसरी विधि है उससे। गुणनखंड से बन गया तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इतना करने की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रह गया हमारा लास्ट में एक न्यूनतम मान। अब न्यूनतम मान क्या होती है द्विघात समीकरण का, तो न्यूनतम मान जो होता है आपका -d/4a होता है। एक और तरीके हैं लेकिन यही छोटा तरीका है, एक और है कि c माइनस बी स्क्वायर बट्टा 4a करो, तो ये इससे अच्छा है कि आपका यही तरीका सीख है, क्योंकि अभी आपने d तो जान ही लिया कि d क्या होता है, d होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इससे आपको निकल जाएगा। अब d निकाल लेंगे, d/4a कर लेंगे, पीछे में माइनस लगा देंगे, तो आपका जो है न्यूनतम मान निकल जाएगा। आई होप आपको द्विघात समीकरण से अब एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ नीचे एक जरूर बच गया है, उसको भी हल कर लेते हैं, तो इसके बाद द्विघात समीकरण आपका परिपूर्ण हो गया। इस समीकरण का काम हो गया। अब मैं खुद एक समीकरण क्रिएट करूंगा। यहाँ पे 2 मूल दिया गया है, देख लीजिए, एक 5 और एक -1 मूल दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, पहला मूल अल्फा है दूसरा बीटा है, यही मानने की तरीका है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में। तो 5 और -1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, और अल्फा और बीटा को गुना करेंगे, दोनों का गुणनफल कितना आएगा -5। मैंने आपको बताया था जब मूलों का योग पता हो, मूलों का गुणनफल पता हो, तो समीकरण कैसे क्रिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, तो मूलों का योग है 4 इंटू एक्स हो गया, और प्लस जो हो जाएगा आपका c हो जाता है, यानी मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर -4x प्लस माइनस -5 बराबर 0। अब इससे जब आप मूल निकालेंगे तो फिर से वही बात आएगी, एगो 5 आएगा और एगो -1 आएगा। ठीक है, अब निकाल के देखिएगा, इससे जब मूल निकालेंगे ना तो फिर से सेम ही बात आएगी, यही दोनों मूल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण क्रिएट करने का तरीका, कि पहले मूलों का योग बना ले, फिर मूलों का गुणनफल बना ले, फिर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स, यानी 4 निकला 4 इंटू एक्स, प्लस जो निकला है आपका गुणनफल इतना, तो -5 है तो प्लस -5 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो -5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 आपका जो है आंसर हो गया। इसी को फिर से अगर आप बनाएंगे तो यही मूल आएगा। आप घर पे बना के इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ताकि आपको आगे और पीछे दोनों चलना आ जाए। चलते हैं आगे।
अब अगला जो हमारा टॉपिक है ये है त्रिभुज। अब त्रिभुज में मैं प्रॉपर्टीज पहले समझाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे भी सवाल आ जाता है कि मान लीजिए त्रिभुज की तीन भुजा है ए बी सी। अब तीनों भुजा में कैसा होना चाहिए कि कैसे भाई कुछ भी दे दूंगा तो त्रिभुज की निर्माण नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ भी मैं भुजा एट रैंडम लिख दूं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दूं त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। जी नहीं, त्रिभुज के निर्माण के पीछे लॉजिक ऐसा नहीं कि मैं कोई से ऐसा शेप बनाया, एक का 32 दे दिया, एक का 1 दे दिया, एक का 19 दे दिया, सब कुछ भी अपने मन से नहीं बनेगा। ठीक है, वो सेटिस्फाई करेगा तभी बनेगा। कैसे बनता है कि त्रिभुज के दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का अंतर, मान लीजिए ए बी सी है, दोनों छोटी भुजा में माना कि दो भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर से बड़ा होना चाहिए आपका तीसरी भुजा। ठीक है, और दोनों के योग से छोटा होना चाहिए, तभी आपका त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की तो खैर बात अलग है, सारे भुजा ही बराबर होते हैं, लेकिन जो विषमबाहु त्रिभुज है ये आपका इस प्रकार के फॉर्म में ही रहना है। ठीक है, कि दो भुजाओं के अंतर से बड़ा और दो भुजाओं जिसको अंतर लिए हैं उन्हीं दोनों के योग से छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप कोई भी समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज तो अपवाद है क्योंकि सभी भुजा बराबर होते हैं तो इसमें ये नियम नहीं लगती। लेकिन जहाँ पे मान लीजिए कि 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज का पहला ट्रिपलेट है, तो मैं यहाँ पे ले लिया दोनों छोटी भुजा है आपका 4 और 3, तो 4 और 3 का अंतर कितना है, एक से बड़ा है 5, और 4 और 3 7 से छोटा है 5, मतलब ये त्रिभुज एकदम बनेगी। तो इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होता है। होप आप त्रिभुज का निर्माण करना सीख लिए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्या क्या निकालना है अपने को। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, परिमाप निकालना है, ऊंचाई निकालना है, त्रिभुज के अंदर कोई सर्कल है उसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज के बाहर कोई सर्कल है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि एक टॉपिक से एक ही जगह पे आपका स्वाहा। ठीक है, कोई भी प्रश्न पूछने दो, मैं पीछे नहीं हटना है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज की भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिएगा, थोड़ा फिगर टेढ़ा है लेकिन आप मान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होती है, अभी मैं कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, नहीं तो मैं समबाहु त्रिभुज पे ऐसा ट्रिक सिखाता कि जितने प्रश्न है ना 3 से 4 सेकेंड में बन जाएंगे, किसी भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप नया चीज अभी सीखो, जो जानते हो उसी को जो है प्रैक्टिस करो। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 6 कर लेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 दूनी की 4, 2 तिहाई के 6, 2 तिहाई के 6, 3 तिया 9 √3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 √3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल का काम खत्म हुआ। अब हम चलते हैं त्रिभुज के परिमाप की तरफ। त्रिभुज की परिमाप चाहे किसी भी जो शेप है कोई सा भी, उसका जो परिमाप क्या होता है, टोटल लंबाई। टोटल लंबाई जो है यही परिमाप होता है। तो इसमें 3 साइड है, तीनों साइड की टोटल लंबाई कितने हो जाएंगे, 18। तो 18 हमारा जो हो गया परिमाप होगा। तब क्षेत्रफल और परिमाप का काम खत्म हुआ यहाँ पर। अब है त्रिभुज की ऊंचाई, काफी इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा, पिछले दिन के शिफ्ट में भी पूछा गया। अब यहाँ पे 6 इसकी भुजा है और ये ऊंचाई कहाँ से होगा, यहाँ से ये जो है ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई नहीं है जी, ये है ऊंचाई। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये कैसे निकलता है समबाहु त्रिभुज में, हाइट बट्टा एक भुजा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 6 है क्योंकि सभी भुजा तो बराबर ही होता है, तो कोई एक भुजा √3/2। इसे कैसे याद रखेंगे कि हाइट के सामने √3 होता है और भुजा के सामने 2 होता है। इससे आपको ये सूत्र याद रहेगी। मैं ऐसे ही याद रखा हूँ, नहीं तो कभी कंफ्यूज कर दे भैया। हम मान लीजिए इसको आपने उल्टा कर दिया कि भुजा बट्टा हाइट, तो फिर 2/√3 लिखना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा हाइट के सामने आपको √3 रखना है और भुजा के सामने आपको 2 रखना है, तो हाइट आपका निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे तो 3√3 हमारा हाइट हो जाएगा। 3√3 जो है हमारा हाइट हो गया। यहाँ से कोना कानी गुना करके, जहाँ भी पूरे मैथ में जहाँ भी बराबर के सामने अगल बगल मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 चीज हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना तो एकदम कंठस्थी होगा आप लोगों को। तो √3 हो जाएगा आपका जो है हाइट का मान। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। ये तो क्षेत्रफल निकाल लिए, त्रिभुज निकाल लिए, ऊंचाई निकाल लिए। अब एक चीज है यहाँ पे कि जब आप सर्किल की बात करते हैं समबाहु त्रिभुज को रिलेट करके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा, यहाँ पे एक बीच में। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीधे लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई समबाहु त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र, लंब केंद्र, अंतः केंद्र कहाँ से गुजरती है, तो एक ही बिंदु से गुजरती है।
ठीक है, सभी एक ही बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, ये मध्यिका खींचो तो भी एक ही बिंदु से, लंब केंद्र खींचो तो भी मतलब एक ही बिंदु से, बाह्य केंद्र मतलब इसके बाहर अगर कोई सर्किल होगा ऐसा ऐसा और उसकी जो रेडियस गुजरेगी मतलब व्यास कटेगी वो भी एक ही बिंदु से। तो यहाँ पे जितने भी 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्व केंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र, परिकेंद्र, सभी इनके एक ही बिंदु पे है। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के गुण है, बाद बाकी सभी त्रिभुज में बदल जाते हैं। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के गुण है जी, होते तो सब में है लेकिन फिर एक ही बिंदु पे नहीं होगा। मानिए कोई यहाँ होगा कोई यहाँ होगा, लेकिन इस समबाहु त्रिभुज में सभी चीज एक ही बिंदु पे होता है। ठीक है, और जो माध्यिका एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ये एग्जाम में काफी बार आता है और इसे जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गई समझने की बात। अब समबाहु त्रिभुज की सभी कोण 60 डिग्री का होता है, क्योंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपका जो है 180 डिग्री होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पे क्या क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज का परिमाप निकाला, हाइट निकाला। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अब ये है काम की बात। यहाँ पे जो आपकी जो ओरिजिन होती है ये ऊपर के साइड 2 अनुपात और नीचे के साइड 1 अनुपात में काटता है। मान लीजिए अभी हाइट आपका अगर 3 निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है और यहाँ से ये नीचे तक की वैल्यू जो है 1 है। 2 अनुपात 1 में काटती है। तो 1 वाला जो है ये स्मॉल रेडियस है और 2 अनुपात वाला जो है ये कैपिटल रेडियस है। अब ये नहीं कि 1 है स्मॉल रेडियस, जी नहीं। मान लीजिए कि 9 निकला तो 3 हो जाएगा हमारा स्मॉल रेडियस और 6 हो जाएगा हमारा कैपिटल रेडियस। कैपिटल रेडियस कहने का मतलब जो बाहर में सर्किल बनेगा, स्मॉल रेडियस कहने का मतलब जो इसके अंदर में सर्किल बनेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए सारी बात। ये 2 और 1 नहीं है, ये तो अनुपातिक वैल्यू है ना। जो रियल वैल्यू निकलेगा, पहले मैं हाइट निकालूंगा, जैसे अभी आपने हाइट निकाला h बराबर h/1 भुजा बराबर √3/2 से निकाले थे ना हाइट 3√3। तो अब उसको 2:1 अनुपात में बांटेंगे। अनुपात में बांटना तो आपको आता ही है जी। जैसे मान लीजिए कि हमने 15 को 3:2 में बांटना है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 3 की 5 हो जाएगी, और मतलब 3 की 5 की 1 का 3 हो जाएगा तो 3 का 9 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा। तो इसमें बांटना तो आप जानते हैं। जैसे अभी h का वैल्यू इसी भुजा के हिसाब से कितना निकला था, कितना निकला था जी, 3√3 निकला था ना। करके देख लेते हैं, है ना। h/1 भुजा, और हमने कहा कि h के सामने हमेशा √3 और भुजा के सामने 2 रखना है, तो 3√3 हमारा h निकला था। ठीक है, h निकला था हमारा कितना, 3√3। अब इसको मुझे अगर इंटरनली मतलब जो अंदर आंतरिक वृत्त बनेगी उसकी क्षेत्रफल निकालना है तो उसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो 1-2 अनुपात में काटता है तो हमें 1/3 से करना पड़ेगा ना, दो नीचे में जोड़ के। तो √3 हो जाएगा आपका स्मॉल आर का मान। ठीक है, और कैपिटल आर का जो मान हो जाएगा, दो यूनिट है तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, करके देखिएगा, कैपिटल यूनिट का मान 2√3 होगा। ठीक है, अब हमारा स्मॉल जो अंदर में वृत्त होगा उसका √3 निकला और जो बाहर में वृत्त होगा उसका 2√3 निकला। तो अब मैं क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता हूँ। इतना देर से यही समझा रहा था, ये हिसाब बनाने के लिए। अब आप जो है कुछ भी कर सकते हो इसके साथ। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो पाई गुने √3 का स्क्वायर, तो 3 पाई आंसर हो जाएगा। पाई का मान भी आप रख सकते हैं, है ना। बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल तो 2√3 निकला था, तो 2√3 का स्क्वायर इंटू पाई, यानी 4×3=12 पाई आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अच्छा लगा हो तो, अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है। इस पे काफी ट्रेंड में क्वेश्चन घूम रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। AB बराबर 12, BC बराबर 5, PQ बराबर 6, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 ट्रायंगल यहाँ पे बनाया है ना। अब इस दोनों ट्रायंगल को मैं इनमें नाम दे देता हूँ ABCPQR। अब ये नहीं कि जैसा लिखा है वैसा ही आपको नाम देना है जी। A को माथे पे रखे हैं तो P को माथे पे रखना पड़ेगा, B को कहाँ रखे हैं हम, इस साइड, तो Q को भी इसी साइड रखना पड़ेगा, और R को कहाँ लास्ट में है तो एक ही बचेगा तो जहाँ रखेंगे। अब ऐसे नहीं कि मैं इसको जो है यहाँ पे R लिख दूँ, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि नाम भी तय करना डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और नाम तय करने से गलती हो जाती है। ठीक है, अब इसी में मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे गलती होती है। ठीक है,
ए बी सी ये त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज है। मान लीजिए कि एंगल 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 से ये समरूप है, क्योंकि मुझे इसमें जब बोल ही दिया है कि समरूप है तो मुझे क्या करना है कि किससे समरूप है, मुझे तो हिसाब बना के निकल जाना है। हाँ, जब अगर सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको समरूप भी पहचानना होगा और उसके बाद भी बनाना होगा, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं, तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कौन कौन एंगल 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 से ये समरूप है दोनों त्रिभुज, ठीक है। और कोण का जो कॉन्फिगरेशन है इस प्रकार का है कुछ कि बी कोण है 60 डिग्री, ए मान लीजिए आपका 50 डिग्री है, 6 5 11 110, तो सी 70 डिग्री है। इसमें जो है पी है 70 डिग्री और ये है 50 डिग्री, और ये कितना 7 5 12 120, तो ये आपका 60 डिग्री। ऐसा है कोण। तो अब इसको कोई ये नहीं लिखेगा कि ए बी सी समरूप पी क्यू आर, गलती हो जाएगी, ठीक है, ये गलती हो जाएगी, ठीक है। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, मैं अभी बताता हूँ, हिसाब बनाने में काम आएगा। ये मत सोचिएगा कि लिख कैसे भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ये बता रहा हूँ। तो ये इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो पहला त्रिभुज को आप लिखने के लिए स्वतंत्र है। मान लीजिए हम पहले पी क्यू आर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, पहले ए बी सी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन जो दूसरा लिखेंगे उसको देख देख के लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले ए बी सी लिख लेता हूँ, ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब एक का जितना कोण है इतना कौन सा कोण है भाई, तो क्यू, तो पहले मुझे क्यू लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बी लिखा है इसमें, तो अब बी के जितना कौन सा कोण है 60, तो कौन है आर, तो क्यू आर, और एक तो बचेगा तो क्यू आर पी। ये है सही तरीका बोलने का, ए बी सी समरूप क्यू आर पी है अगर कोण इस प्रकार से है और कोण से ही ये जो है समरूप हुआ है। तो ये तो हो गया आपको समरूप पहचानने का तरीका। अब आते हैं इस सवाल को बनाने में मजा आ जाएगा। आ जाइए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है और ए बी का वैल्यू आपको 12 दे दिया है। मैं पहले नाम दे दूं नहीं तो भूल जाएंगे। ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे। ए पे माथा पे है तो पी भी माथा पे, पहला माथा पे इसमें तो ये भी पहला माथा पे, दूसरी वाला लेफ्ट साइड तो ये भी लेफ्ट साइड, ये वाला राइट साइड तो ये भी राइट साइड। एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, ये नहीं कि अक्षर कहीं भी कर देना। और ये मैं इसलिए कर रहा था, अभी समझा भी दिया कि क्यों कैसे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अभी समझा दूंगा कि और क्या फर्क पड़ सकता है अगर गलत लिखोगे तो ये भी बराबर आपका हो जाएगा 12, और बी सी का वैल्यू दे रखा है 5, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 6, और क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया का अनुपात। तो एरिया 1 मैं मान लेता हूँ कि ए बी सी का है, और एरिया 2 मान लेता हूँ कि आपका जो है पी क्यू आर का है। इसका अनुपात पूछ रहा है, इसका अनुपात पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। अब हमारे ये 5 वाली जो भुजा है ना किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मान नहीं दिया है। हाँ, अगर इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई क्यू आर की लंबाई कितनी होगी, तो ये भी बात कर लेते हैं। और इस पहले बहरहाल यहाँ पे मैं क्षेत्रफल वाली बात कर लेता हूँ जो ये सवाल है, ठीक है। तो मैंने एक प्रमेय आपको बताया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2 का अनुपात उसके समरूप भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 2 बार बोलें, क्षेत्र 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके समरूप भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले ए बी सी लिखे हैं हम, तो पहले 12 लिख लेंगे। और इसके एवज वाली भुजा कौन सा है, ये वाली इस साइड ए बी। ऐसे नहीं पहचानते तो पहला 2 अंक वाला भुजा है ना ए बी, तो इसके पहले 2 अंक वाला भुजा तो पी क्यू का वैल्यू है 6, इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो 6 दूना 12 कट गया ये, तो 4:1 में होगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। करके देख लीजिएगा, ठीक है। कोई एक मान रख दीजिएगा त्रिभुज में, है ना, और जो है इसको समरूप बना लीजिएगा, है ना, कोण के हिसाब से, और आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर 4 आएगा तो इसका 1 आएगा, इसका अगर 40 आएगा तो इसका 10 आएगा, है ना, यानी 4:1 में क्षेत्रफल आएगी। एक बार फिर से बोलिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उसके समरूप भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये हिसाब बनाना, इसका आंसर 4:1 आ गया आपका। अब मैं क्या बता रहा था कि इसमें एक और फॉर्म बन सकती है सवाल का, अगर इतना लिखा है तो, कि ए बी आपका दे रखा है 12, बी सी दे रखा है 5, और त्रिभुज समरूप भी है ए बी सी पी क्यू आर, और ये वाला दे रखा है 6, ये पता नहीं है। और मान लेते हैं कि क्यू आर आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे, इधर ले लेते हैं ए बी, तो यही समरूप भुजा इधर भी लेना है, पी क्यू बराबर इधर लेते हैं बी सी, इधर ले लेते हैं क्यू आर। यहाँ से नहीं निकाल लीजिएगा, 3 को वैल्यू पता है, एगो निकाल दीजिएगा। तो ये भी ट्रेंड में है और ये वाला काफ़ी ट्रेंड में है, क्षेत्रफलों का अनुपात, ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपको इस प्रकार के देखने को मिल जाएगा और मिलते हैं, सब दिन पूछे जा रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक है कि अभी तक ये जटिल नहीं पूछा गया। अभी तक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का परिमाप तक ही सीमित है, ठीक है, और आयत का परिमाप, ठीक है। इन आयत और वर्ग से सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है अभी। ये तो मैं ऐसे ही बात कर लूंगा कि मान लीजिए वर्ग है, तो वर्ग में जो है आपका अगर चारों भुजा बराबर होता है आपका, ये सभी भुजा बराबर होते हैं, ये वर्ग है। इसके विकर्ण होता है आपका √2 गुने भुजा, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और आपका जो है यानी भुजा स्क्वायर, परिमाप होता है 4 है, और कुछ नहीं होता वर्ग में। सभी कोण 90 डिग्री होती है, ये बात भी है। सभी भुजा बराबर होंगे तभी तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे ना। तो ये हो गया आपका, है ना, ये तो हो गया वर्ग का। यहाँ पे प्रश्न है कि किसी वर्ग के अंदर एक वृत्त बनी हुई है, यदि वर्ग का विकर्ण 5 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी वर्ग के अंदर एक वृत्त बनी हुई है, पहले वाले इमेज में आपको दिख रहा होगा एक वर्ग है, इसके अंदर एक वृत्त बनी हुई है। आप किधर से भी लाइन खींचिए, इधर से या इधर से, आपको एक चीज पता चल गया होगा। यहाँ पे थोड़ा ये सटना चाहिए था, फिगर थोड़ा गलत है, इधर इधर वाला देखिए, इधर वाला देखिए, ठीक है। एक मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला जो है ये क्या है, वर्ग का भुजा है, सभी भुजा बराबर होते हैं। तो वर्ग का जो भुजा है अभी इस वृत्त के लिए क्या काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है, 2r का काम कर रहा है। व्यास क्या होता है भाई, सेंटर से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे ही व्यास कहते हैं, जो दोनों साइड को टच करता है। तो यहाँ से यहाँ तक r होती है, यहाँ से यहाँ तक r होती है, इसीलिए व्यास की फार्मूला 2r है। और 2r के एवज में मेरे पास कितना है कि वृत्त की विकर्ण दे रखा है आपका 5 दे रखा है। तो मुझे पहले वृत्त का वर्ग का जो है आपका भुजा निकालना पड़ेगा। तो वर्ग पहले मैं वर्ग की भुजा निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा होता है, तो इसका वैल्यू 5 है, तो ए का वैल्यू 5√5/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ मिलाइए, ये व्यास होती है 2r, तो जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की व्यास हो गई ना, ठीक से देखिए, जो वर्ग की भुजा है वो वृत्त की व्यास हो गई। तो 2r का वैल्यू आपका 5/√2 हो गया है ना, 2r का वैल्यू 5/√2 हो गया। तो r का वैल्यू कितना हो गया, 5/2 इंटू √2। r का वैल्यू कितना हो गया, 5/2 इंटू √2। अब क्या पूछा जा रहा है हमसे, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आराम से निकाल देंगे, है ना। पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई को मैं यहाँ गुना नहीं करता हूँ, ऐसे ही लिख लेता हूँ। पाई r स्क्वायर का मतलब 25, और r स्क्वायर का मतलब 4 चौका 16 दूनी की 32, ठीक है। सॉरी, दूनी की 4 दूनी के 8 होगा जी, 8 होगा, 2√2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 होगा। तो 25 पाई/8 आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर यही प्रश्न विपरीत हो जाए, जैसे आप दूसरे इमेज में देख रहे हैं कि विपरीत है, कि भाई सर्किल बाहर है और वर्ग अंदर है, यही प्रश्न है हूबहू, मान लीजिए, आगे का मत देखिए, ठीक है। यही प्रश्न है, मान लीजिए, यहाँ पे मत देखिए कि ये यहाँ से मत देखिए, ये फिगर की तरफ देखिए कि 5 दिया है आपका, जो है क्या दिया है, वर्ग का जो है विकर्ण दिया है। तो मैं पहले भुजा निकाल लेता हूँ, तो 2√2 बराबर 5 बार बार निकालूंगा ताकि आपको जो भी हो जाए। तो 5/√2 जो है आपका ए का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे 5/√2 देखिए, ये वाला जो आपका कौन सा किधर गया, मैं काला ले लेता हूँ, ये वाला जो है आपका, ये वाला ये आपका विकर्ण है, और इस समय विकर्ण जो है यही जो है इसके व्यास का काम कर रहा है, 2r का काम कर रहा है वर्ग का। तो मुझे यहाँ पे व्यास से मतलब विकर्ण से भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 2r बराबर 5, तो r बराबर 5/2 हो जाएगा इस केस में, जब सर्किल बाहर है और मतलब सर्किल बाहर है और वर्ग अंदर है। यहाँ पे वर्ग बाहर था, सर्किल अंदर था, आंकड़े वही है, 5 सेंटीमीटर क्या है, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। तो इससे आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 25/4 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। उससे कितना आया था, 25/8 पाई, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा समचतुर्भुज, ऐसा एक टॉपिक जो आज तक ग्रुप डी ने में 2022 में कभी स्किप नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि भुजा 13 सेंटीमीटर और विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। दोस्तों, समचतुर्भुज की पहले प्रॉपर्टी जानिए, तब आपका काम हो जाएगा। समचतुर्भुज में दो विकर्ण इस प्रकार से होंगे, है ना। समचतुर्भुज की जो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, वहां से आधा आधा में बट जाता है, ठीक है। जहां से ये काटते हैं ना, ये आधा ये आधा, मतलब यहाँ से इतना दूर जितनी बड़ी होगी उतना ही दूर इतनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा होगा यहीं से इतना हो जाएगा। इसके बाद दोनों विकर्ण जो काटते हैं ना, ये समकोण पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। इसके अलावा सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा
सभी भुजा बराबर होते हैं। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 गुने D1 गुने D2 होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस हिसाब को बनाने के लिए। इतनी प्रॉपर्टीज आपने जान लिया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भाई, भुजा दे रखा है 13 सेंटीमीटर, है ना, तो सभी भुजा बराबर, तो सब जगह 13 लिखना जरूरत नहीं है। बोल रहा है कि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर से, जो बड़का है वही 24 सेंटीमीटर के लायक दिख रहा है, और एक और विकर्ण होगा और ये 90 पे काटेगा, 90 पे काटेगा। सभी कोण 90 डिग्री होता है भैया, तभी 360 हो जाएंगे। सर्किल का मान भी 360 ही होता है ना, जैसा कि, तो ये 360 हो गए। यहाँ से और कुछ मैं मिटा दूँ नहीं तो, हाँ ठीक है, ये 90 पे काट, ये 13 हो गया। और 24 है तो मैंने कहा आधा आधा में बांटता है, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 12, और यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 12, है ना। तो ये मान लेते हैं 12 है। और ये विकर्ण मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक विकर्ण तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है, मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ x है। अब पाइथागोरस के प्रमेय से ये कर्ण हो गया आपका 13, जो हो गया आपका कर्ण हो गया, और एक दो भुजा में से तीन भुजा में से दो पता हो तो कर्ण आप निकाल सकते हैं। तो 169 में से 144 जाएगा, क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है ना जी। तो 169 बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इधर आके घटेगा 144, तो 13 हो जाएगा आपका, एक मतलब कितना हो जाएगा 125, तो 5 हो जाएगा। तो इतना दूर का वैल्यू जो है आपका 5 हो गया। तो टोटल विकर्ण ये भी 5 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो 10 विकर्ण हो गए। दूसरा विकर्ण कितना निकल गया, 10 निकल गया। दूसरा विकर्ण कितना निकल गया, 10 निकल गया। ठीक है, तो 1/2 गुने 24 गुने 10 हमारा आंसर हो गया। इसको मैं 12 से काटूंगा, 120 हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं कि आपका जो है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो ये बनता ही बनता है, इसके अलावा ये 12 है, और ये आपको दे रखा है 13, और ये दे रखा है आपको 5। मान लीजिए कि भाई दो विकर्ण की लंबाई आपको 12, एक 24 दे रखा है, एक 10 दे रखा है, तो आप देखेंगे कि भाई समकोण त्रिभुज वाला पूरा वर्ड में आने वाला है इसका भुजा। तो इसके क्षेत्रफल को भी 4 से गुना कर देंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाली, 120 ही आने वाली। ठीक है, आप करके देखिए, 1/2 गुने 12 गुने 5 कर लेंगे तो ये 6, 6 पंचे 30 है, 30 को 4 से गुना करें, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 को ट्रायंगल ना बना है, तो 4 से गुना कर देंगे तो 30 चौका 120। अगर मैं बता रहा था क्या कि अगर दो विकर्ण दिया है तो इससे मतलब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस सूत्र को। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा माध्य माध्यिका बहुलक से, मैंने आंकड़े का वाला तो सिखाई दिया, ये भी सिखा दिया, लेकिन ये रोज पूछा जाता है इसीलिए चर्चा करना उचित रहेगा। यदि बहुलक 30 सेंटीमीटर है और आपका जो है, पहले सूत्र लिख दूं, बहुलक बराबर क्या होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये होती है। तो बहुलक आपका कितना है 30, माध्यिका पता है क्या, नहीं पता है, तो 3m लिख लेता हूँ माध्यिका को। अब -2 गुने 6 माध्य दिया है, तो आपका 30 और 12 कितने हो गए, 42 हो गए। 3 माध्यिका बराबर, तो माध्यिका बराबर क्या हो गए 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी ट्रेंड में है, ध्यान रखिएगा। 2 3 में से 2 कुछ दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। एक प्रश्न यहाँ पे कि दो बेलन के आयतन बराबर हैं, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ये प्रश्न आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कल बताया था, और ये सूत्र का फिर से देख लीजिए एक बार चेहरा। ठीक है, बेलन की जो भी है प्रॉपर्टीज कल बताया था, और ये सूत्र यहीं पे लिखा है, मैंने इसीलिए इंक्लूड कर लिया है। इसमें आपको बताइएगा और बताइएगा कितने सेकंड में बना है ये। ठीक है, कम से कम 3 से 4 सेकंड, यानी अधिक से अधिक 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। दो बेलन के आयतन बराबर है तो पाई r स्क्वायर एच। अब इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है ना, तो इनकी त्रिज्याओं का एक ऊंचाई का अनुपात 1 दिन दे रखा है, त्रिज्या पाई तो कट ही जाएगा, तो r स्क्वायर एच चाहिए ना आपको, त्रिज्याओं का अनुपात चाहिए, और हाइट का अनुपात दे दिया है, तो एच तो r स्क्वायर, और यहाँ पे 1 कर लेंगे पहला का, है ना, और दूसरे का मैं r स्क्वायर गुने 3 कर लूंगा, क्योंकि पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कट जाएगा भाई, तो r स्क्वायर अब बट्टा बरकरार कर लेता हूँ r स्क्वायर, तो इधर 3/1, तो √3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, √3 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात 1 का रूट भी 1 ही होता है। एक प्रश्न यहाँ पे है, किसी बेलन की, ये मजेदार है, देख के जाइएगा, मैं पहले भी सजेस्ट किया था और एग्जाम में छपे और आगे भी छपेंगे। ठीक है, किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की बढ़त तथा ऊंचाई में 10% की कमी कर देने पर आयतन में क्या बदलाव होगा। मैं कल ही बताता, लेकिन वीडियो लेंदी हो गया था। आज कितने मिनट की वीडियो हो गई भाई, अरे बाप रे। चलो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा
क्या हो गया, थोड़ी लेट भी हो गया, आप सीख लेंगे तो बड़ी बात है भाई। किसी बेलन की त्रिज्या 10 मतलब प्रतिशत की पहले बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है, तो आयतन में बदलाव। मैंने इस पे एवरग्रीन सूत्र आपको दिया था, अगर याद हो तो। मैं बताया था कि भाई जो चीज बोल रहा है ना उसकी सूत्र आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, बेलन के आयतन में प्रभाव। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने कहा था कांस्टेंट टर्म को काट दो, तो पाई तो कांस्टेंट हो जाती है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। अगर 2 3 4 5 कुछ भी रहता है उसको भी काट देते, जैसे गोला का आयतन गोला में पूछा जाए तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो 4/3 को भी काट देंगे और पाई को भी काट देंगे। ठीक है, सीखिए इत्मीनान के साथ। और ये पूरे क्षेत्रमिति में कहीं भी लागू होगा, चाहे कोई सा भी शेप हो। ठीक है, हर जगह लागू होगा कि आयतन में क्या बदलाव हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगी। अगर 15% कम कर दे, 20% बढ़ा दे, 50% कर दे, 2 गुना कर दे, 5 गुना कर दे, तो ये सब एक ही जगह मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वाहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, तो इसमें से मैंने बताया कांस्टेंट टर्म काट दो तो पाई काट दिया। अब क्या बचा मेरे पास, आर स्क्वायर एच बचा। इसके साथ हम ऑपरेशन करने वाले हैं, देख लीजिए। तो त्रिज्या में 10% की बढ़त की जाती है, तो मान लेते हैं पहले त्रिज्या 100 था, अब त्रिज्या 110 हो गया। और 100 क्यों मानते हैं ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि इसलिए कि मुझे परसेंटेज कैलकुलेशन करने में टाइम न लगे। क्योंकि 100 के रिवेज में जो है परसेंटेज चुटकियों में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10% घट रहा है तो 90, 10% बढ़ रहा है तो 110। ठीक है, इसीलिए तो 100 हो गया। और सूत्र में क्या था हमारा, आर स्क्वायर एच बचा था, पाई काट दिए थे, तो इसी को मैं संक्रिया करूंगा तो इसके पावर 2 है तो 2 कर लूंगा। इसके बाद गुना, तो एच में क्या कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है, तो पहले मान लो 100 है, अब जो है 90 हो गया है। ठीक है, इसको काट दिए तो कितना हो गया हमारा, 121/100। और इसको काट दिए तो 9/10। ठीक है, यही होगा ना। 121 को और 9 को गुना कर लेते हैं तो कितना हो गया, 1 नमा 9, 9 9 18 का हाथ में 1 नमा 9 और 1 10, 1089/1000। अब देखिए पहले था 1000, क्योंकि आप नीचे वाले को पहले माने थे ना, और ऊपर में कितना हो गया 1089, मतलब बढ़ोतरी हुई है कितने की, 89 की। 89 गुने 100, बढ़ोतरी परसेंटेज में अगर पूछ रहा है तो बट्टा 100, 1000, सॉरी 1000 है ना, तो 1000 यहाँ से कट गया, यानी आपका 8.9% की बढ़त होगी अगर किसी बेलन के त्रिज्या में 10% की बढ़त कर दिया जाए और हाइट में 10% की घटत कर दिया जाए, तो आपका 8.9% प्लस में आएगा, बढ़त आएगा। ठीक है, एक बार और दूसरी आंकड़ा में देख लेंगे, आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहीं पे एक क्वेश्चन मैं ले लिया हूं, देख लीजिए। शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर देने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब शंकु आप जानते हैं इस प्रकार का होता है, आइसक्रीम बहुत खाए हैं, बर्थडे मनाने वाला टोपी जो होता है ये शंकु के जैसा ही होता है, ये 90 होता है, ये h होता है, ये आपका तिरछी ऊंचाई है, ये आपका r है, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर जो है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एक फार्मूला होता है। इसके अलावा इसके बाद आपने देख लिया, इसके बाद शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कल मैंने सारा बता दिया था, आगे का काम आपका है दोस्तों। मैं पीडीएफ भी आज टेलीग्राम पे दे दूंगा, कल वाला भी और आज वाला भी, इसको भी प्रैक्टिस करना खुद से। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके बाद वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस, इसके बाद एक बार सर्किल का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सूत्र की बात। यहाँ पे ये हिसाब मैंने अभी बताया था कैसे संक्रिया करना है, कांस्टेंट टर्म को काट देना है और जो बचे उसके साथ ऑपरेशन करना है, जैसे हिसाब में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई को दोगुनी कर दी जा रही है, मतलब जो है 100% की बढ़ोतरी कर दी जा रही है, 100% की बढ़ोतरी जो है कर दी जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं शंकु का किसमें आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए पहली बात। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें कांस्टेंट टर्म को आपको काट देना है। कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं, तो 1/3 है और पाई भी है, तो इन दोनों को काट दिया। आपका क्या बच गया, फिर से आर स्क्वायर एच बच गया। ठीक है, अब इसी के साथ संक्रिया करेंगे। तो कैसी संक्रिया है भाई, तो एच की तो बात ही नहीं है ना, इसमें एच की कहीं बात है, तो एच को मैं भूल जाऊंगा, बचा क्या आर स्क्वायर, क्योंकि एच की इसमें कोई बात है क्या, कहीं बात नहीं है ना कि एच को कमी किया बढ़ाया, जैसे था वैसे ही है ना एच, इसका मतलब। तो एच को मैं नहीं लूंगा, एच को भी काट दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास बचा आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर के साथ मैं संक्रिया करने वाला हूं। मान लेते हैं पहले आर 100 था, अब दोगुनी कर देगा तो 100 का 200 हो जाएगा, दोगुनी कर दिया तो, है ना। और इसको काट दिया और आर स्क्वायर बच गया था ना लास्ट में, एच का चर्चा नहीं, तो एच को हटाया, 1/3 को हटाया, पाई को हटाया, कांस्टेंट जान के, है ना। अब बचा इसका स्क्वायर, तो हमारा कितना हो गया, 4/1 हो गया, है ना, 4/1
एक हो गया, यही हो गया ना, दुगुना कर देने पर सही है, दुगुना किया था, सही है जी। चार तो एक था और चार हो गया, एक था चार हो गया, कितना बढ़ा, तीन, तीन गुने 100 और कितना है एक, तो 300% की बढ़ोतरी होगी भाई, 300% की बढ़ोतरी होगी। अगर आपने शंकु के त्रिज्या को दुगुना कर दिया तो आयतन में 300% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, यहाँ पे करके देख लें, आपको सिद्ध करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये शंकु है ना, ये शंकु है, इसकी रेडियस आपको 7 दे दिया है और मैं यहाँ पे तत्काल हाइट भी 7 ही मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, नहीं हाइट कुछ ऐसा मानो कि 3 से कट जाए, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। हाइट मान लेते हैं कि 3 ही है। ठीक है, आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 7 गुने 7 गुने एच की वैल्यू 3 ले लिया, ये से ये कट गया है ना, पाई का भी मान रख ही लो भाई, 22/7, 7 से 7 कट गया, 7 9 की 14, 154 जो है हमारा इसका आयतन आ गया। ठीक है, 154 आ गया। अब मैं बोला था कि इसमें हिसाब में बोल रहा है कि भाई ऊंचाई, यहाँ सॉरी यहाँ पे ऊंचाई की दुगुना बोल रहा है। चलिए मैं त्रिज्या से बना दिया, तो त्रिज्या को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या को कर लीजिए, त्रिज्या को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई लिखा था, त्रिज्या को कर लीजिए, त्रिज्या को दुगुनी कर लीजिए। अब मैं त्रिज्या को दुगुनी करता हूँ, तो 1/3 त्रिज्या को दुगुनी करूंगा तो 14 गुने 14 1/3 आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 है, एच को कुछ नहीं किया था तो एच ही था, कुछ नहीं किया, 3 से 3 कट गए, 7 से 7 दूनी की 14 कट गए, 14 के 28 गुने 22 कीजिए, 28 गुने 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी की 56, 560, 28 दूनी की 56, तो 6 5 6 11, 6 5 11 हाथ में 1, 616। अब देखिए 154 से 300% ज़्यादा है कि नहीं, 616। ठीक है, 300 पर मतलब 154 का ये जो है आपका 154 को 4 से गुना करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, 400% होना चाहिए टोटल जी, 300% बढ़ोतरी ना हुआ था, 100% तो खुद होता है कोई चीज़, तो टोटल 400% होना चाहिए ना, तो 154 का ये 4 गुना है, देख लीजिए, तो देख लीजिए यहाँ पे सिद्ध हो गया है। यहाँ पे एक करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, इसको त्रिज्या बना के मैंने अभी आपको समझाया है, इसको त्रिज्या कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बोलिएगा कि ऊंचाई था। एक प्रश्न यहाँ पे है, 14 सेमी त्रिज्या वाले बड़े गोले को 7 सेमी त्रिज्या वाले कितने छोटी गोली में ढाली जा सकती है। तो आपको मैं बताया था पिघलाने में आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यू, इधर भी 4/3 पाई आर क्यू, तो आपका 4/3 पाई 4/3 कट गया, तो 14 गुने 14 गुने 14, इससे कितना बनेगा आपका 7 गुने 7 गुने 7, और मान लेते हैं n गोली बनेगी, तो सब 2 मरतबे कट जाएगा, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 गोली बनेगी छोटका छोटका। ठीक है, तो ये पिघलाने की जहाँ भी सूत्र आएगी आपको आयतन का सूत्र लगाना है। एक गोला तथा अर्धगोला का आयतन बराबर है, तो इनका त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो गोला का आयतन क्या होता है जी, 4/3 पाई, बड़का आर मान लेता हूँ आर क्यू, और अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई, छोटका आर मान लेता हूँ, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से ये 2 से 4 कट गया। ठीक है, तो 2r³ का वैल्यू कितना आ गया हमारा r³, तो r³ बटा कितना आ गया r³ बराबर क्या हो गया 1/2, तो 1 का तो क्यू करिए चाहे 50 बार उसको रूट में घुसाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 के रहेगा, और रूट को करेंगे तो मतलब क्यूब रूट जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मुझे जो भी लगा कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आती है, आ रहे हैं और आपकी भलाई के लिए होगी, सभी प्रश्नों को शामिल कर लिया था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरे बच्चे तक शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं कभी नहीं इतना प्रेम से बोलता हूँ कि भाई शेयर कीजिएगा, क्योंकि जानते हैं नहीं भी कीजिएगा चलेगा, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत किया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे को जो है मतलब क्या हो जाए, हेल्प मिल सके, है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।